वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉलेज भी होनी चाहिए हमें जनरली, अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट भी नहीं है, अगर इकोनॉमिक्स की हमें स्टडी करनी है तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी ही चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये केवल एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट किस किस का भाई? अकाउंटिंग स्टेटमेंट नॉर्मल रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी कंट्री है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बन गई डेफिनेशन। कुछ नहीं है स्पेशल, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है बस किस किस के बीच में? हमारी कंट्री यानी जो हमारी रेजिडेंट कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट कि हम इसे समझ सकें कि हमें क्या करना है। भाई पूरे वर्ल्ड में हमारे पास, हम कहते हैं ना कि डेफिसिट हो गया, हम कह रहे हैं सरप्लस हो गया, तो उसका रिकॉर्ड कहां से आ रहा है? तो उस कंट्री का जो रिकॉर्ड होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू होता है। एक्चुअली दो कंसेप्ट होते हैं इसमें, एक होता है बीओटी और एक ये दूसरा हो गया बीओपी। अब बीओटी बीओपी का ही पार्ट है, लेकिन जनरली हम पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। तो बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। बीओटी एक स्मॉल टर्म है और बीओपी एक लार्ज टर्म है। बीओटी में हम केवल रिकॉर्ड करते हैं विजिबल ट्रांजैक्शन। विजिबल यानी केवल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि रेजिडेंस ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है केवल गुड्स का, सर्विसेज का नहीं, क्योंकि सर्विसेज आते ही फिर वो हमारा कंसेप्ट बीओपी का है। यानी बीओटी में केवल ट्रेड मींस विजिबल गुड्स का ट्रेड। तो बीओपी तो बड़ा कंसेप्ट हो गया और बीओटी छोटा कंसेप्ट हो गया, यानी ट्रेड विजिबल गुड्स। अब खुद समझिए कि पूरे बीओपी में क्या है। बीओपी में भाई विजिबल भी है, नॉन विजिबल भी है और यूनिलैटरल ट्रांसफर भी है। तो सभी ट्रांजैक्शंस आएंगी पूरे बीओपी के अंदर। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के थ्रू। इसमें बेसिकली दो अकाउंट यूज हो रहे हैं हमारे, किस किस में? एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसको तो बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है भाई, कैपिटल अकाउंट भी पढ़ा है उसने, करंट अकाउंट भी पढ़ा है, इजीली कंसेप्ट क्लियर है। कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, जबकि करंट अकाउंट इनकम स्टाइल है। इनकम जो मूवमेंट में है, जिसको हम करंट ईयर में मूवमेंट में लाते हैं, यानी कि हर साल वो मूवमेंट का पार्ट होता है, जबकि कैपिटल अकाउंट हर साल का पार्ट नहीं होता, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी कभी होता है। अब जैसे बड़े बड़े लोन ले रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया में, या दुनिया से आप लोन ले रहे हैं, दुनिया को लोन दे रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब आप गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है। तो करंट अकाउंट एक इनकम कंसेप्ट है। क्या है? फ्लो कंसेप्ट। फ्लो यानी कि वो हमेशा चल रहा है, जबकि कैपिटल अकाउंट स्टैटिक है, वो रुका हुआ है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा, वो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन आने के बाद रुक गया है, तो एक कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट क्या है? एक कैपिटल का पार्ट है। तो देखिए मैंने आपको दोनों में लिखा हुआ है कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तीन चीजें हम यूज कर रहे हैं जो कि बिजनेस का पार्ट है एक तरह से, जिसमें हमने बताया विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर। विजिबल यानी कि जो चीज दिखती है, गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल यानी सर्विसेज देखते हैं ना, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब क्या है हमारे पास? सर्विसेज। तो एक तो हो गया विजिबल, एक हो गया इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर मैंने आपको बताई सर्विसेज आ रही हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, सभी को हम इंक्लूड करते हैं। तो क्लियर हो गया ना? फिर करंट अकाउंट में क्या आ गया? इनकम कंसेप्ट हो गया, यानी कि ये फ्लो में है। दूसरा है हमारे पास करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या चीज इंक्लूड कर रहे हैं भाई? कैपिटल अकाउंट में है हमारी कैपिटल, यानी यहां पर आपके कंट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कंट्री के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दुनिया के किसी भी पार्ट से, दुनिया की किसी भी कंट्री से जब हमारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एफडीआई क्या है? गवर्नमेंट डिस्कस करती है ना, आपने कई बार देखा होगा भाई, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी 100% एफडीआई की, 50% एफडीआई की। तो इसको समझना चाहिए कंसेप्ट कि ये एफडीआई बेसिकली होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई फॉरेनर हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करे और उसका इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। रिकॉग्नाइज मतलब आप उसे अलग से पहचान सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि उन्होंने उठाकर एक कंपनी लगा दी, मतलब नोएडा में एक कंपनी लगा दी, सुजुकी ने एक कंपनी लगा दी, एक तो मारुति सुजुकी हो गई, एक सुजुकी ने अपनी एक कंपनी लगा दी, तो सुजुकी के नाम से एक इन्वेस्टमेंट हुआ, उसने अपनी लैंड परचेज की, उस पर इंडस्ट्री बनाई, तो वो क्या बन गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपने नाम से बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने नाम से एक असेट्स परचेज करके हमारी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो एफडीआई हो गया। इतने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टी स्टोर्स हैं, इन्होंने अपने ऑफिसेज खोले हुए हैं, अपने गोडाउन्स खोले हुए हैं, अपने शॉप्स ओपन की हुई हैं, तो ये सब क्या है हमारे पास, ये है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखो लिखा होगा मैंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, अब इसमें ध्यान देना है, ये नहीं कि एफडीआई आएगा, हो सकता है कि हमारे इंडियंस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं इन्वेस्ट किया हो, लेकिन वर्ड हम एफडीआई यूज कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि भाई दुनिया हमारी शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, सिक्योरिटीज में पैसा लगा रही है, इंडियन सिक्योरिटीज में, यदि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी इंडियन सिक्योरिटीज में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे हम कहते हैं बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब डिफरेंट सिस्टम में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है किसी एक शेयर में कर रहे हैं, डिवेंचर में कर रहे हैं, बॉन्ड्स में कर रहे हैं, बट डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी में टर्म यूज होती है जिसको मैंने अलग से स्पेशल लिखा है जो बच्चों को याद रहे, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब आपने कभी नाम सुना होगा LIC का, है ना, अभी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, जनरली आपको लगता होगा इंश्योरेंस दे रही हैं आपको, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं बेटा, वो इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि व्यक्ति जब मरेगा तो पैसे देंगे, अरे नहीं मरेगा तब भी देंगे। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है जो शेयर मार्केट में हो रहा है कंटिन्यू, तो ये जो जैसे एग्जांपल एक LIC का ही ले रहे हैं, तो ये LIC एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये लाखों करोड़ रुपया हमारी कंट्री से या वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में भी अगर इंश्योरेंस का काम करती है, तो वहां से जो पैसा इकट्ठा करती है उसे इन्वेस्ट करना है। अब इसको इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में पैसा मिला है, तो आप सोचिए कि अगर कोई कंपनी या किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर दे तो उस शेयर्स की वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में शेयर की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर बेस करती है, डिमांड और सप्लाई पर। अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर में 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो तो मार्केट से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये जो FII होती है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अब ये अगर हम LIC की बात करेंगे तो दुनिया के लिए ये FII है। इस तरह से दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया में इन्वेस्ट करती हैं, तो ये FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इनके पास एक ह्यूज मनी होती है, वो जहां इन्वेस्ट करते हैं, जिस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट अप होने लगती है। ठीक है बेटा, तो FII हो गया। इसके बाद हो गया हमारे पास लोन, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ध्यान से रखना। ये लोन हमने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट में लोन भी, बोरोइंग्स भी, सब चीज आएंगी, चाहे हम बोरोइंग्स कर रहे हैं चाहे हम उधार दे रहे हैं। अब दोनों बातें देखना, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम केवल ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि हमारे यहां कोई इन्वेस्ट कर रहा है, हम उसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर पैसा जाकर इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है हमारे पास। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसे भी समझ लीजिए क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। मैंने अपने पिछले चैप्टर में जो हमारे पास बजट था वहां भी कुछ चीजें बताई थी। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वहां पर बताया था मैंने चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब कंट्री में अचानक देख रहे हो ना कि फॉरेन सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है या रिड्यूस हो जाती है, या इसका अपोजिट ले लीजिए कि भाई इंडियन करेंसी की वैल्यू लगातार कम हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, या करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर घट रहा है, तो उस सिचुएशन में कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास जनरली हर कंट्रीज में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है भाई, उनको बाहर कर देता है, जो रिजर्व उसने बना रखे हैं उन रिजर्व्स को वो रिड्यूस कर देता है। तो उससे क्या होगा, इनफ्लो, पैसे का इनफ्लो इकोनॉमी में होगा नहीं होगा, पहले तो इकोनॉमी में पैसा नहीं था, अब आ गया, डॉलर निकाल दिया रिजर्व बैंक ने, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और इसके कारण भी इकोनॉमी में पैसे का इनफ्लो होता है। ये आपको समझना है प्रॉपर तरीके से। क्लियर हो गया हमारे पास। अब इसमें थोड़ा सा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि भाई करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों का कंसेप्ट सेम है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ये मैंने आपको बता रहा हूं ना, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो क्लियर है, उन्होंने तो डेबिट क्रेडिट पढ़ा है, लेकिन बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी जो डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट है इसमें, तो जो डेबिट साइड है वो बता रही है कि पैसा कहां कहां जा रहा है, यानी डेबिट साइड खर्चे यानी पैसा आउटफ्लो हो रहा है, और क्रेडिट साइड
पैसे का इनफ्लो बता रही है। तो कॉमर्स के बच्चे जो जानकार हैं उन्हें पता होगा कि जो कैश अकाउंट बनाते हैं डेबिट में पैसा आता है, क्रेडिट में जाता है, इसका अपोजिट है। डेबिट में पैसा जा रहा है और क्रेडिट में पैसा आ रहा है। क्लियर है ना हमारे पास कि क्रेडिट साइड में पैसे का इनफ्लो हो रहा है कि भाई कितना पैसा इकोनॉमी में आया। अब चाहे किसी में भी देख लीजिए, करंट अकाउंट में भी है, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, तो आएगा तो किधर जाएगा, ये क्रेडिट साइड में, और इंपोर्ट करोगे तो डेबिट साइड में। सेम इज इट इज। बस समझ लीजिए कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। गुड जो सर्विसेज हैं, गुड्स सर्विसेज आप खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं तो पैसा आपके पास से जाएगा यानी आउटफ्लो हो जाएगा, आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड, अपोजिट वाइस वर्सा यानी क्रेडिट साइड। क्लियर, बिल्कुल कंसेप्ट को एक एक पॉइंट को समझना है हमें। और अब हम थोड़ा सा समझ लें। मैंने इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर बताया था ना, 3 नाम बताए। तो विजिबल, इनविजिबल तो क्लियर हो रहा था, लेकिन ये जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है ये क्या है? ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है हमारे पास कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड से कुछ आया तो सही, लेकिन उसके एक्सचेंज में हमने उन्हें कुछ दिया नहीं। यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है डोनेशंस, गिफ्ट। क्या होता है? डोनेशन और गिफ्ट। अब दुनिया हमें ऐड देती है, डोनेशन देती है, गिफ्ट देती है, तो क्या हम उस पैसे को लौटाते हैं? टेक्निकल असिस्टेंस दे देती है, टेक्निकली भाई टेक्निकल कुछ सर्विसेज इंडिया को जरूरत है तो मिल जाता है हमें वहां से। बताइए, कोई टेक्निक्स हमें फ्री में मिल रही है तो दैट्स कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर। अगर इसका पेमेंट कर रहे हैं तो फिर इनविजिबल सर्विसेज में आ जाएगा। फिर वो भाई पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी अगर आप खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो इनविजिबल ट्रेड आ गया। यूनिलैटरल में वो फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि एक तरफ का ट्रांजैक्शन हुआ, सेकंड अपोजिट पार्टी से हमें कुछ नहीं आ रहा, या हमारे पास आ तो रहा है लेकिन हम पार्टी को कुछ पे नहीं कर रहे हैं। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर कंसेप्ट क्लियर कीजिए माइंड में कि यूनिलैटरल ट्रांसफर में डोनेशन, गिफ्ट, मिलिट्री एड भी होता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी होता है, तो कितनी कुछ भी चीज में जो आपको गिफ्ट में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है हमारे पास? अब थोड़ा सा जो इस टॉपिक में हमें समझना ही चाहिए वो होते हैं ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम, और इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। अब ये है क्या? हमने जितना भी पूरा पढ़ा है ये ऑटोनॉमस पढ़ा। क्या पढ़ा? ऑटोनॉमस। अब है एकोमोडेटिंग। ऐसा नहीं है एकोमोडेटिंग का कंसेप्ट नहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन दोनों के मीनिंग को हमें समझना होगा। जो ऑटोनॉमस है ये बेसिकली ये बिजनेस है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांजैक्शन की गई। और बिजनेस किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो ट्रांजैक्शन रेजिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई वो तो है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में जनरली क्या होता है? अभी इंडिया में सबसे बड़ा क्या समस्या चल रही है? हमारे यहाँ डेफिसिट बजट चल रहा है, तो हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है कि भाई डिसइक्विलिब्रियम यानी इनफ्लो हमारे पास है कम और आउटफ्लो है ज्यादा। हो गया ना हमारे पास? क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम। अब इसका अपोजिट ले लेते तो सरप्लस हो जाता। तो सरप्लस तो जनरली नहीं है इंडिया में, डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, तो इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। तो इस सिचुएशन को के लिए हमें क्या करना होगा? अब क्या हमें प्रॉफिट कमाना है? अब तो हमें इस सरप्लस को या इस डेफिसिट को पूरा करना है। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं एकोमोडेटिंग आइटम। एकोमोडेटिंग आइटम, तो इनके नेम भी आप समझ लीजिए कि जो ऑटोनॉमस होता है इसको हम कहते हैं अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, इसको हम कहते हैं बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? एक्चुअल ट्रांजैक्शन, जिसमें ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है। और इसमें क्या है? अकोमोडेटिंग में इसमें हमें ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, इसमें हमें जो डेफिसिट है उसको पूरा कर रहे हैं। अब IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इन डिफरेंट कंट्री से जहां से भी हमें लोन मिलेगा वहां से हम इसको पूरा कराएंगे। तो ये हो गया हमारे पास एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस। ये दोनों कंसेप्ट हमारे माइंड में पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी है यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो मेरी जो लेटेस्ट वीडियो जो है नेक्स्ट वो आपको मिलती रहे लगातार। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।